हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डिक्टेशन क्लब। आज का डिक्टेशन आनंद मासिक पत्रिका से लिया गया है, जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से होने वाला है। अगर आपको इसकी पीडीएफ अलग से चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप और भी प्लेलिस्ट चाहते हैं, जैसे कि रामधारी गुप्ता खंड 1, खंड 2, न्यूज़पेपर डिक्टेशन, 10 मिनट नॉन स्टॉप डिक्टेशंस, प्रीवियस ईयर डिक्टेशंस, तो उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आपको डिक्टेशन पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि भविष्य में आने वाले डिक्टेशन आपको मिलते रहें। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। सभापति महोदय, यह भी व्यापक संभावना है कि पर्यावरण या कथित स्वास्थ्य विनिमयों के नाम पर कुछ देश निरंकुश व्यापारिक प्रतिबंध लगा दें। ये प्रतिबंध अधिकांशतः उन प्रक्रियाओं का अनुवीक्षण करने के नाम पर लगाए जाते हैं जिससे निर्यात की जाने वाली वस्तुएं बनाई जाती हैं, और इस प्रकार राष्ट्रीय नीतियां परोक्ष रूप से प्रभावित हो जाती हैं। यह माना जाना चाहिए कि विभिन्न देशों की भिन्न भिन्न पर्यावरणीय प्राथमिकताएं होती हैं, और यह स्पष्ट है कि इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उन्हें अलग अलग विधियां अपनानी चाहिए। इमारती लकड़ी विशेषतः इसका एक संवेदनशील उदाहरण है। मैं अन्य देशों को यह उपदेश नहीं देना चाहूँगा कि वे अपने वनों का प्रबंध किस प्रकार करें, विशेषकर उस स्थिति में जब वे ऐसा सतत रूप से कर रहे हैं। परंतु मैं भारत के बारे में कह सकता हूँ कि हमारे वनों का उपयोग वाणिज्यिक दृष्टि से नहीं किया जा रहा है। हमारे देश में वृक्षों के कटान आदि का कोई कार्यक्रम नहीं है। हम अपनी इमारती लकड़ी की आवश्यकताएं अधिकांशतः आयात से पूरी कर लेते हैं, परंतु फिर भी हम वन संरक्षण के संबंध में उत्तर के विचारों को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि इससे हमारे वन बिल्कुल बंद और अछूते रह जाएंगे। भारत में वन सामुदायिक संसाधन है। लाखों करोड़ों लोग ईंधन, चारा, औषधियों और फलों के लिए इन पर निर्भर रहते हैं। भले ही यह बात पश्चिमी विचारधारा के अनुकूल न हो, परंतु हम यह मानते हैं कि जब तक इनका लगातार प्रयोग हो रहा है, इसका अभिप्राय संरक्षण ही है। इससे मेरा यह तर्क स्पष्ट होता है कि पर्यावरण के लिए कोई पूर्ण मानक या विनिर्देश नहीं हो सकते हैं, और ये अलग अलग देशों के लिए भिन्न भिन्न होंगे। हम इस बात से सहमत हैं कि पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाली प्रक्रियाओं को रोका जाना चाहिए,
और दोबारा न मिलने वाले संसाधनों के अत्यधिक दोहन पर नियंत्रण लगाया जाना चाहिए, परंतु इसका हल एक तरफ़ा तरीके से व्यापार पर प्रतिबंध लगाना नहीं है, बल्कि प्रौद्योगिकी में परिवर्तन और ऐसी वस्तुओं के लिए विकासशील देशों को अधिक कीमत देना है जिससे उन्हें अधिक दोहन करने की आवश्यकता ही न पड़े। उनकी विकास की प्राथमिकताओं को हानि न पहुँचे। क्रमबद्ध समस्याओं का अलग अलग हल नहीं किया जा सकता। सभापति महोदय, कालीन के उद्योग में बाल श्रमिकों पर ध्यान इसलिए जाता है क्योंकि कालीनों का निर्यात हो रहा है, परंतु यह एक गरीब देश के लिए ज़्यादा आवश्यक होगा कि वह अपने सीमित साधनों को और अधिक खतरनाक उद्योगों में, जिनके उत्पाद चाहे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जा रहे हों, काम कर रहे बच्चों के पुनर्वास के लिए लगाएं। व्यापारिक संबंधों से निपटने के लिए देश को अभी अपनी विकास संबंधी प्राथमिकताओं को पुनर्व्यवस्थित करना पड़ेगा, चाहे इससे उन्हें आर्थिक और सामाजिक हानि होती हो। वास्तव में प्रक्रियाओं पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय पारिस्थितिक संतुलन की समूची संकल्पना बाहरी हस्तक्षेप को ही मान्यता प्रदान करती है। यह एक प्रकार का हरित साम्राज्यवाद है। पर्यावरणीय प्रभाव परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय हो सकते हैं। वे राष्ट्रीय सीमाओं तक भी सीमित हो सकते हैं या इनसे बाहर तक भी हो सकते हैं। हमारा विश्वास है कि परिवर्तनीय प्रभावों का अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर अनुचित प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वास्तव में वे उन राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का प्रतिबिंब होते हैं जो कोई देश आर्थिक और सामाजिक विकास के मार्ग में अपने लिए तय करता है। इसी प्रकार पर्यावरण संबंधी वे प्रभाव जो अपनी राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर ही सीमित होते हैं, वे उन्हीं देशों की चिंता का विषय होने चाहिए और उन्हें ही अपनी नीतियों के अनुसार इनसे निपटाना चाहिए, और ये उनकी प्रौद्योगिकी और वित्तीय क्षमताओं के अनुरूप होने चाहिए। इससे भिन्न कार्य न केवल उसकी राष्ट्रीय प्रभुसत्ता में बाधक होगा, बल्कि व्यवस्थागत संरक्षणवाद को भी बढ़ाएगा। जब पर्यावरणीय प्रभाव राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर भी हों तो प्रभावित देशों के इस बात का अधिकार भी हो और उनका यह कर्तव्य भी है कि अपने व्यापक हित की रक्षा करें, परंतु अप्रतिबंधित एक तरफ़ा कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली को बुरी तरह गड़बड़ा सकती है। हमें अपने देशीय कानून के बाहर के
देशों पर थोपने की प्रवृत्ति को रोकना होगा। वास्तव में जब स्पष्ट रूप से सीमा के बाहर प्रभाव के मामले हों तो ऐसे मामलों को सही बहुपक्षीय तंत्र द्वारा निपटाया जाना चाहिए। एक सही बहुपक्षीय तंत्र की पहुंच प्रतिभागी देशों की भौगोलिक तथा विकासात्मक छवि में विश्वव्यापी होनी चाहिए और ऐसे सभी मामलों को अत्यधिक सावधानी से तथा व्यापक सहमति के आधार पर निपटाया जाना चाहिए। उत्पाद मानक भी प्रभावी रूप से व्यापारिक बाधा बन सकते हैं। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।